वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, सभी बच्चों का। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है वो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसका एक काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसकी वेटेज नियर अबाउट 5 मार्क्स की है टर्म 2 एग्जाम में। तो बेटा जानते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो बेसिकली वैसे बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से जानने से पहले मैं आपको दो रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। बेसिकली हमें दो रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करने हैं बिफोर द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो टू रिलेटेड टर्म्स क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। टू रिलेटेड टर्म्स, एक होता है बेटा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और सेकंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा इनके बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जो चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? इन एनी वे कुछ भी अगर पार्टनरशिप फर्म में चेंज होता है तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इट मींस चेंज इन पार्टनरशिप, चेंज इन पार्टनरशिप। अगर किसी भी तरीके का पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस आता है तो होता है बेटा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का एडमिशन होना। बेसिकली मान के चलते हैं कि दो पार्टनर थे ए एंड बी, अगर सी को एडमिट करते हैं तो बेटा जो नंबर ऑफ पार्टनर वो चेंज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये भी एक हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बनता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सेकेंड, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इट मींस बेसिकली मान लेते यहाँ पर किसी फर्म के अंदर तीन पार्टनर थे ए बी सी, और किसी लाइक बी को रिटायर हो जाता है तो फर्म के अंदर दो पार्टनर आते हैं। इट मींस जो नंबर ऑफ पार्टनर वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से पार्टनर्स में चेंज आना या फिर पार्टनरशिप फर्म में चेंज आना, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड, डेथ, किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाना, तो बेटा नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, और जो हमारा पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो भी चेंज होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर। एंड लास्ट, एमलगमेशन। एमलगमेशन, एमलगमेशन क्या होता है बेटा? एमलगमेशन मतलब जब दो बिजनेस आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक नई फर्म को क्रिएट करते हैं, एक नया बिजनेस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं एमलगमेशन, लाइक मर्जर, ठीक है। तो ये भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स में भी इंक्रीजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फर्म थी, इसके अंदर तीन पार्टनर थे ए बी सी। सिमिलरली एक और दूसरी फर्म थी, इसके अंदर तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड। अब ये दोनों फर्म आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, एमलगमेट हो जाती हैं, ठीक है। एमलगमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो ये जो प्रोसेस था हमारा एमलगमेशन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज होते हैं, तो बेटा ये हमारी सारी कंडीशन होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में देखा क्या जाता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगी। एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगी। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो भी मेंटेन होगी। और अगर कोई दो बिजनेस आपस में एमलगमेट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या निकलता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का? इन एनी चेंज इन पार्टनरशिप इज टर्म्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड लास्ट एमलगमेशन ऑफ पार्टनर। क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारी जो चेंजेस आते हैं पार्टनरशिप में, ये नंबर ऑफ पार्टनर्स में, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट।
अब मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बता चुका हूं, अब जानते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। बेटा फर्म का जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो बेटा यहाँ पे फर्म ही बाइंड अप हो जाती है। जब डिसोल्यूशन को, जब हमारा कोई बिजनेस होता है उसे बाइंड अप कर देते हैं, बाइंड अप मतलब बंद। जब कोई बिजनेस बाइंड अप होता है, डिसॉल्व होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है, एमलगमेशन नहीं है, बिजनेस ही बंद हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर बिजनेस खत्म हो गया है। तो ये याद रखना है, अगर पार्टनरशिप खत्म होती है, कोई नया रूप लेती है, तो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाती है तो होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बाइंड अप होना। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है वो क्लोज हो जाती है। जब हमने बिजनेस ही बंद कर दिया, जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रियलाइज कर देते हैं, बेच देते हैं। एसेट्स को क्या कर देना है आपको यहाँ पर, रियलाइज। एसेट्स को यहाँ पर आपको कर देना है रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है बेच देना, आपने अपने एसेट सारे बेच देने हैं। और जो भी आपकी लायबिलिटीज है, फर्म की जो भी लायबिलिटी है, जो भी कर्ज है, उनकी हमको क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो इन केस और यहाँ पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन होंगे क्योंकि बिजनेस ही बंद हो चुका है। जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच दीजिए, बेचने से पैसा आएगा, और जितनी भी लायबिलिटीज है उनको पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करने से पैसा जाएगा। उसके बाद हम एक देखते हैं कि जो भी रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास पैसा बचता है तो उसको हम नाम देते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट का। ठीक है, और अगर कोई मान के चलते हैं कि हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है और अमाउंट जो है कम रिसीव होता है फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट्स, तो इसे बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस। तो ये डिफरेंस था मेरा बेसिकली। यहाँ से आपको बोर्ड में जरूर डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों आपको पता भी है, जैसा कि अभी सीबीएसई का टर्म 2 का सैंपल पेपर आया, तो उसमें एक 2 नंबर का फेवरेट सा क्वेश्चन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी के बेस पे अगर हम देखना चाहते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स हो जाता है। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी को बेच दिया जाता है, राइट। लेकिन बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इट मींस यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर सेटलमेंट नहीं होता है। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पार्टनर आता है या फिर कोई जाता है या फिर कोई पार्टनर मर जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है, इट मींस, राइट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होते हैं, नोट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बात करता हूं बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है उसका, रियलाइजेशन। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, पहले हम इससे बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन एक अकाउंट है जिसके अंदर जो भी फर्म के एसेट्स हैं उनको हम रियलाइज कर देते हैं, जो भी फर्म की लायबिलिटीज हैं उनकी रीपेमेंट कर देते हैं। तो जो भी, अगर हमको रियलाइज करने से, एसेट को रियलाइज करने से पैसा ज्यादा आया और पेमेंट कम करनी पड़े, तो जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट होगा उसे रियलाइजेशन प्रॉफिट कह दिया जाएगा और पार्टनर को उनके प्रॉफिट से रेशियो में बांट दिया जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो देखते हैं बेटा, आपके सामने क्वेश्चन की फॉर्म में एक बैलेंस शीट होगी। क्या होगी, एक बैलेंस शीट। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, इस बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली आपके पास फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। बैलेंस शीट यहां पर आपको लिखना लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अगेन अमाउंट। जितने भी एसेट्स होते हैं बेटा हमें सबको यहां लिख देना, जस्ट लाइक कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ऑल फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये चीजें। सिमिलरली यहां से कैपिटल अकाउंट होता है, यहां पर आपका लाइक 2 पार्टनर है, एक्स वाई, टोटल कितना यहाँ पे लिख देंगे, और आपका जनरल रिजर्व और अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है बेटा, जब हम बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं,
तो रियलाइजेशन अकाउंट में किन किन चीजों का ध्यान रखना, आप इन चीजों को सीखिए। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, या ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। एक तो आपको बेटा यहां से कैश और बैंक छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? कैश और बैंक। उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि एक हम सेपरेट इस चैप्टर में एक अकाउंट बनाने वाले हैं, इसका नाम है बैंक अकाउंट। तो ये वहां पर ट्रांसफर होने वाला। एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं उनको सीधा उसी अमाउंट से एज इट इज हम ट्रांसफर कर देते हैं इस तरफ। इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है। सिमिलरली यहां से कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के हम क्या करते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती है उन्हें एज इट इज यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। एज इट इज ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एज इट इज, ये एक अमाउंट हो गया। सेकंड आप ध्यान रखिए बेटा, एसेट्स जो हमारे थे, एसेट्स की तरफ हमने क्रॉस ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, इट मींस ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एज इट इज। फॉर एग्जांपल डेटर यहाँ पे 40,000 का था तो हमने 40,000 ही लिख दिया, स्टॉक यहाँ पे 20,000 का था तो 20,000 लिख दिया, बिल्स पेबल 25, बिल रिसीवेबल 25,000 के थे 25,000 लिख दिया, जितने भी फिक्स एसेट्स थे लाइक फर्नीचर यहाँ पे 20,000 का था तो 20,000, तो एज इट इज लिखना है। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट को और जनरल रिजर्व को छोड़ के जितनी भी लायबिलिटीज होती है उन्हें एज इट इज लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। एसेट ट्रांसफर किधर हुए? इधर। लेकिन अगर एसेट को बेचा जाएगा तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। अगर कोई भी एसेट रियलाइज होता है, उसे रियलाइज करने से पैसा मिलता है तो हमें बैंक अकाउंट के अंदर लिखना है। इसी तरह लायबिलिटीज की जो ट्रांसफर है वो हमने कहाँ की है? क्रेडिट साइड। अगर कोई लायबिलिटी की पेमेंट होती है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो इस बैंक अकाउंट के अंदर आने वाली है। ठीक है, ये भी एक अमाउंट हो जाता है। अगर कोई पार्टनर, सुनिए ध्यान से, अगर हमने एसेट को ट्रांसफर किया डेबिट साइड और इसकी जो हम एसेट को रियलाइज करते हैं वो क्रेडिट साइड, अगर रियलाइज करने से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर कोई पार्टनर ले जाता है तो इसे हम लिखेंगे पीसीए के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। सिमिलरली क्या होता है, जैसे लायबिलिटीज है हमारी, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को और जनरल रिजर्व को छोड़ के हमें जितनी भी लायबिलिटीज है उनको ट्रांसफर करना है किधर? क्रेडिट साइड। लेकिन अगर कोई पेमेंट होती है लायबिलिटीज की, इट मींस हमें अमाउंट पे करना पड़ता है, हमने बैंक लोन पे किया बाय पेइंग द कैश, तो हमें बैंक अकाउंट के अंदर लिखना है। लेकिन अगर कोई पार्टनर कहता है कि लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता है, भाई मैं इसे अपनी पॉकेट से पे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो पार्टनर है और एक्स बोलता है कि भाई ये बैंक का लोन है, मैं इसे अपनी पॉकेट से पे करूँगा, इट मींस लायबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर। तो हमें कहाँ लिखना है? पीसी के अंदर लिखना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग करेंगे। अगर बेटा बैलेंसिंग हमारी डेबिट साइड, अगर हमारी क्रेडिट साइड आता है और बैलेंसिंग डेबिट साइड आती है तो इसे बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। और अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आंसर आएगा क्रेडिट साइड, इसे बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। अब ये सामने देखिए बेटा, आपके सामने डिफरेंस है और इसका मीनिंग है। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इट इंप्लाइज दैट बाइंड अप, जैसा आपको बताया बेटा, बिजनेस का बंद हो जाना। बाइंड अप का मतलब जब बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जितनी भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती है, उनको सेटलमेंट कर दिया जाता है। इट मींस पेमेंट की जाती है लायबिलिटीज की और एसेट्स को बेच दिया जाता है। ठीक है। मीनिंग के बेस पे बेटा देखें तो इट मीन चेंज इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में या नंबर ऑफ पार्टनर्स में कोई चेंज आता है तो उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। और अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व का मतलब होता है बंद होना, अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है या फिर बाइंड अप हो जाती है तो बेटा इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड बात, डिसकंटिन्यूएशन के बेस पे, डिसकंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यूएशन का अपोजिट वर्ड है डिसकंटिन्यू। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हमारी फर्म डिसकंटिन्यूड हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, सिमिलर जो ऊपर डिस्कस हुआ था। लेकिन जब हमारी बात होती है पार्टनरशिप की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे फर्म कंटिन्यू रहती है। बुक क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रहती है। नेचर, ये वॉलंटरी नेचर का है, पार्टनर्स की मर्जी होती है रिटायर होना है नहीं होना है। ठीक है, तो ये पार्टनर्स की चॉइस होती है यहाँ पर, लेकिन ये क्या होता है? वॉलंटरी नहीं होता है। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी वॉलंटरी। एक क्वेश्चन आपको बेटा 2 मार्क्स के लिए यहां से भी दिख सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा मैं आपको बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट को बेच दिया जाता है, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। जैसे कि आपको मीनिंग भी क्लियर है, इट रिकॉर्ड्स द सेल ऑफ वेरियस एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ वेरियस लायबिलिटी। इट इज क्लियर। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने टर्म फर्स्ट में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, टर्म 2 में आपने रिटायरमेंट और डेथ पढ़ा, तो आपने वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो बेटा ये सारी कंडीशन जो सारे चैप्टर थे हमारे किसके थे? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइम की बात करते हैं तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो तैयार किया जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इज क्लियर। सेकंड बात करता हूं मैं बेटा, आपके ये फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का, जैसा कि अभी आपको मैंने क्रिएट करके दिखाया, तो उसी पे ये फॉर्मेट है, फुल फ्लैश फॉर्मेट है आपके सामने। इस फुल फ्लैश फॉर्मेट में आप देखेंगे बेटा जी, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आप सभी जानते हैं, ये रही बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा, जो हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स होते हैं, राइट। यहाँ पर लायबिलिटीज है और ये आपका अमाउंट, अगेन एसेट्स, फिर अगेन अमाउंट। इट इज क्लियर। अब जितनी भी यहाँ से एसेट साइड से कैश बैंक को छोड़ दीजिए आप, और कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है तो उसे छोड़ दीजिए। जितने भी एसेट्स होते हैं उनको एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंडिविजुअल एसेट्स करके लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है। एक्सेप्ट यहाँ पे देखिए कैश बैंक, फिक्टिशियस एसेट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस ओवरऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इट इज क्लियर। जितने भी एसेट्स हैं उनको एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, डेटर हो सकता है, ईटीसी, ठीक है। अभी जो जेएलपी दिखाया आपको, जेएलपी, नाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। बात करते हैं बेटा इस तरह लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज साइड में आपको क्या छोड़ देना है? कैपिटल अकाउंट को छोड़ देना है, जनरल रिजर्व को छोड़ देना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को छोड़ देना है। इट मींस ओवरऑल कह सकते हैं रिजर्व को छोड़ देना है सभी को। जितनी भी लायबिलिटीज बचती है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स होता है हमारा, बिल्स पेबल्स होते हैं, बैंक लोन होता है, ईटीसी, सारी की सारी लायबिलिटी साइड से हमें क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देनी है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिविजुअल लायबिलिटी, सभी लायबिलिटीज को इंडिविजुअली ट्रांसफर करना है एज इट इज। एज इट इज का मतलब जो फिगर्स बैलेंस शीट में थी, जो अमाउंट्स बैलेंस शीट में थे, एज इट इज हमें उन्हें ट्रांसफर करना है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, आपको ये याद हो गया कि हमें एसेट्स को ट्रांसफर करना है डेबिट साइड और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड। और इनकी जो पेमेंट है, इट मीन लायबिलिटीज की पेमेंट और एसेट का रियलाइजेशन, ठीक है। एसेट का जो रियलाइजेशन ऑपोजिट होता है, इट मीन एसेट को अगर रियलाइज करना है तो बेटा हमें किधर करना है? इस तरफ करना है, सेल ऑफ एसेट्स। क्या बोलेंगे इसे? सेल ऑफ एसेट्स या रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटीज की पेमेंट यहाँ पर हुई है, सॉरी ट्रांसफर यहाँ हो तो लायबिलिटीज की पेमेंट यहाँ पर होगी बैंक अकाउंट ओपन करके। इसके बाद क्या होता कि अगर आप देखिए ध्यान से एस को रियलाइज करें या फिर कोई पार्टनर ले, इट मींस फर्म से जा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर फर्म उसको रियलाइज करते, बेचने से पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज उसे कहाँ लिखने वाले हैं? हम पीसी के अंदर लिखने वाले हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पर होता है लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया गया क्रेडिट साइड। अगर हम बात करें उनकी पेमेंट की तो पेमेंट होती है डेबिट साइड, बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। और अगर हमने मतलब पेमेंट की, पैसा गया फर्म की तरफ से तो बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो हमें पीसी के अंदर लिखना है। कहाँ लिखना है? पीसी के अंदर। तो बेटा ये हमारा रिलेशन अकाउंट इतना ही है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग हो सकता है कि डेबिट साइड की ज्यादा हो सकता है क्रेडिट साइड की ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल मान चलो बेटा क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग ज्यादा है, तो आंसर इधर आएगा आपका, वो आंसर होगा आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट। इसको आपको पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर देना है। सिमिलरली अगर आंसर यहाँ पर आता है तो ये होता है आपका रियलाइजेशन लॉस, इसको भी आपको पार्टनर शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ओपन करके दिखाया है, फुल फ्लैश फॉर्मेट था इसका, जो आपको जितनी लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है आपका क्रेडिट साइड, यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज, इसे आप पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज लिख सकते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा थ्योरी पार्ट था इस चैप्टर का, जो कि आपको बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे से जानते होंगे मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, और हाउ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट।
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कैसे तैयार करते हैं, रिलेशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और उसके अंदर बैंक अकाउंट कैसे बनता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक बैंक अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट नहीं बनती। रीजन इसका क्या होता है कि बेसिकली फर्म ही डिसॉल्व हो चुकी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस शीट का कोई लॉजिक नहीं है। जब फर्म ही नहीं रही तो क्या बैलेंस शीट किस चीज की फाइनेंशियल पोजीशन, किस बात की रह गई फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बनता है। आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।